मायावती जी की राजनीति भी कौतुक भरी होती है। उसमें अपने किस्म का एक कौतुक का तत्व हमेशा रहता है। कल उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं की एक बैठक बुलाई, पदाधिकारियों की, और उसमें यह नतीजा निकाला कि भाई बसपा को लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी या गठबंधन के साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। और उसके पीछे तर्क उन्होंने ये दिया कि भाई हमने सबके साथ गठबंधन करके देख लिया, सब लोग हमसे लाभ ले जाते हैं, हमको लाभ कोई नहीं देता। उसके पीछे उन्होंने दो कारण बताए कि एक तो लाभ देने की नीयत नहीं होती साथ दूसरे दलों की, और दूसरा उनकी हैसियत भी नहीं होती कि अपना वोट ट्रांसफर करा पाए बसपा को। यह भी कह दिया मायावती जी ने कि बसपा के पास जो वोट ट्रांसफर कराने की ताकत है वैसी ताकत और किसी दल के पास नहीं। यह उद्घोषणा भी बहन जी ने कर दी। इसलिए साथ नहीं चलेंगे किसी के, एकला चलो रे, अकेले लड़ेंगे। ठीक बात। लेकिन बहन जी के इस ऐलान के बाद भाजपा को लोग बधाई देने लगे। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा ऐलान बहन जी ने किया, मिठाई भाजपा से मांग रहे लोग, क्यों? इसका कुछ तिया पांचा तो होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें तो बसपा की उपस्थिति चुनाव में या अनुपस्थिति दोनों में क्या चीज काउंट हो रही है पिछले कुछ वर्षों से? बसपा का कोर वोट बैंक चर्चा में नहीं है, दलित ना। चर्चा में गुड्डू जमाली होते हैं। क्या? यानी मुस्लिम वोट। बसपा का कैंडिडेट खड़ा है तो मुस्लिम वोट बटेगा, तो कांग्रेस का नुकसान होगा कि सपा का होगा? फायदा भाजपा को होगा। बसपा का कैंडिडेट नहीं खड़ा है तो सपा को लाभ होगा, क्या होगा? इस तरह की जो चीजें हैं उसके कोर में, केंद्र में मुस्लिम वोट है। अब ये बताइए, इससे बड़ा और कोई कौतुक हो सकता है? आरंभिक तौर पर और मूल रूप से दलित जनाधार वाली पार्टी और उसके राजनीतिक फैसलों की कसौटी है मुस्लिम वोट। क्या? समाजवादी पार्टी से पूछिए, वो पूरा तबसरा आपको सुनाएंगे सपा वाले। ये मैं नहीं कह रहा, लिखत पढ़त में भी उन्होंने ऐसा कहा है सपा वालों ने कि 2014 से अभी तक जितने चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए सब में बसपा ने समाजवादी पार्टी को हराने की रणनीति पर काम किया। लो जी, अब कर लो बात। उनकी भी ये व्याख्या मुस्लिम वोट बैंक पर ही आके टिकती है, दलित पर नहीं। इसका अर्थ क्या ये माना जाए कि मायावती के साथ जो अब थोड़ा बहुत दलित वोट बचा है, वह दलित वोट अन्य प्रतिस्पर्धी दलों ने उसके साथ रहना और चुनाव लड़ना सीख लिया है। यानी अब वो नलिफाइड हो गया कि ठीक है, अगर 5%, 7%, 8% दलित वोट मायावती के पास है तो बना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसी स्थिति बन गई। फर्क किससे पड़ रहा है कि अल्पसंख्यक वोट कहां जा रहा है। ये एक बड़ा मैं कहूंगा की इशू है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इससे मूल रूप से लाभान्वित होती है, बसपा की अनुपस्थिति, अकेले लड़ने की रणनीति से। और समाजवादी पार्टी तो यहां तक आरोप लगाती रही कि बसपा के उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा तय कर देती है। हालांकि बड़ा हास्यास्पद सी स्थिति है, ऐसा कोई क्यों करेगा, कोई क्यों करने देगा आपने। लेकिन हां, जब आजमगढ़ का बाई इलेक्शन सपा हारी थी तब भी उसने यही आरोप लगाया था, और रामपुर हारी तब भी यही आरोप लगाया। तो ये खेल तो है कुछ। और
लोकसभा के साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में भी चुनाव है हिंदी पट्टी के, और इन 3 राज्यों में बसपा बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन चूंकि द्विदलीय व्यवस्था है इन तीनों राज्यों में, मोटे तौर पर भाजपा और कांग्रेस के बीच में लड़ाई है, तो बसपा का 1%, 2%, 3% वोट भी भाजपा या कांग्रेस में किसी का भी राजयोग को प्रभावित कर देता है, यह कर सकता है। वहां बसपा क्या करेगी? अकेले लड़ेगी तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी कि भाजपा को, यह भी समझना है ना। और बीच में ऐसी भी अटकलें आई थी कि कांग्रेस और बीएसपी के बीच में अलायंस हो सकता है, कांग्रेस इसके लिए विलिंग भी थी, लेकिन मायावती ने कल उस बात को झटका दे दिया, उनका ना जी हम तो अकेले लड़ेंगे। तो इस बात के मायने क्या हैं? मायावती के अकेले लड़ने के ऐलान के निहितार्थ क्या है? क्योंकि राजनीति में जो बोला जाता है वो होता नहीं, और जो होता है वो बोला नहीं जाता। तो अनबोला क्या है मायावती जी के इस निर्णय में, उसकी पड़ताल करेंगे। उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए जो हमारे साथियों ने बनाई है, फिर मेहमानों से आपका परिचय कराएं, और फिर उस चीज़ को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो बिटवीन द लाइंस है बसपा के इस फैसले के कि हम लोकसभा चुनाव में अकेले जाएंगे। 2024 के चुनावी दंगल के लिए हर दल अपने अपने दांवपेच दुरुस्त कर रहा है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने दम पर चुनाव लड़ने का बिगुल फूंक दिया है। अपनी पार्टी के पदाधिकारी और प्रभारी वाली इस अहम बैठक में मायावती ने गठबंधन को ना करते हुए कहा, गठबंधन से लाभ की बजाय पार्टी को नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है। बसपा का वोट तो स्पष्ट तौर पर गठबंधन वाली दूसरी पार्टी को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरी पार्टियां अपना वोट बसपा उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने की ना सही नीयत रखती हैं और ना ही क्षमता, जिससे बसपा के लोगों का मनोबल प्रभावित होता है। इसलिए बसपा सत्ता या विपक्ष दोनों गठबंधनों से दूर रहती है। यानी इंडिया बनाम एनडीए की बिसात से खुद को अलग कर लिया बहन जी ने। वहीं मायावती के इस प्लान से किसे नुकसान और किसे नफा होगा, ये ज्यादा सोचने वाली बात भी नहीं है। कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि समान विचारधारा वाले दल वो जिस तरीके से एक साथ एक मंच पे आए हैं, आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में और सहयोगी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे। जहां तक आदरणीय मायावती जी का सवाल है, तो ये आदरणीय मायावती जी को तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो उनकी लड़ाई आखिर भारतीय जनता पार्टी से है या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी हुई पार्टियों से है, ये फैसला आदरणीय मायावती जी को ही करना है। पदाधिकारियों से वार्ड कमेटी, सेक्टर कमेटी के गठन के साथ ही जमीन पर तन मन धन से पार्टी को मजबूत करने का मंत्र देते हुए मायावती ने कहा, 2024 में एक तरफा नहीं बल्कि दिलचस्प होगा चुनाव। वहीं कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, घट रहा है इनका जनाधार। कांग्रेस की तरह भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। बीजेपी अब अपना प्रभाव ही नहीं बल्कि अपना जनाधार भी खो रही है, जिसकी वजह से इस बार लोकसभा चुनाव एक तरफा ही नहीं बल्कि देश की राजनीति को नई करवट देने वाला साबित होगा। 2024 के साथ साथ मायावती ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरीखे सूबों में भी अपने उम्मीदवारों को उतारने को हरी झंडी दे दी है। वहीं दलित वोटों को सहेजने के संघर्ष में लंबी लड़ाई लड़ने वाली मायावती ने इशारों में पार्टी को सहेजने वाले चेहरे की भी झलक दिखा दी। मायावती ने जता दिया, भविष्य में आकाश के कंधों पर होगी बसपा की जिम्मेदारी। वहीं दलित वोटों पर वर्चस्व की जंग लड़ रहे चंद्रशेखर आजाद को बीते दिनों आकाश आनंद ने पहचानने से भी इनकार कर दिया था। बहरहाल 2024 की बिसात पर एनडीए बनाम इंडिया का रण सजा हुआ है।
ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एकला चलो के ऐलान से दलित और मुस्लिम वोटों के घमासान को और भी ज्यादा घंघोर कर दिया है। हालांकि बसपा की ये बाजी बीजेपी के लिए सियासी फायदे का सबब होगी। ऐसे में सवाल ये है, क्या बीजेपी के दांव विपक्ष को देगा तनाव और बीजेपी की होगी मौज? अच्छा है ना हैरानी की बात, फैसला मायावती जी का और सब लोग बीजेपी की पीठ थपथपा रहे। इसी चीज को डिकोड करना कि मसला क्या है, मामला क्या है। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। शर्तेंदु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, त्रिवेदी जी का बहुत स्वागत है। तारिक खान है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तारिक खान साहब का बहुत स्वागत है। रत्नाकर सिंह जी हैं, कांग्रेस के नेता, रत्नाकर जी का बहुत स्वागत है। विजय कुमार जाटव साहब हैं, कार्यकारिणी के सदस्य हैं आज़ाद समाज पार्टी के, विजय जी का बहुत स्वागत। बसपा में चूंकि प्रवक्ता और वक्ता भेजने की परंपरा है नहीं बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ केवल मायावती जी जो बोल देती है उसी को मान लिया जाता कि यही सब है, इसी को समझ लो सब लोग, फिर अपने अपने मन से उसकी व्याख्या कर लो। तो विजय कुमार जी आपसे बात शुरू करता हूं। बहन जी ने कल कहा कि भाई हम सबके साथ गठबंधन करके देख लिए, नतीजा कुछ नहीं मिला, हमसे तो लाभ ले लेते हैं लेकिन हमारी पार्टी कोई लाभ नहीं देता, इसलिए अब हमने फैसला किया अकेले चलेंगे, राज्यों में भी और लोकसभा के चुनाव में भी। इस बात का मतलब क्या है? बात तो हमने भी सुन ली, आपने भी सुन ली, अब मतलब जरा समझाओ, चूंकि आप भी दलित राजनीति में हो, कि इस बात का निहितार्थ क्या है, राजनीतिक अर्थ क्या है? विजय जी। जी सर, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रहे भैया, आ रही। देखिए सर, मतलब समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि बहन जी जो हैं, जो इतनी बड़ी पार्टी मान्यवर साहब कांशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट को चला करके बनाई थी, आज वो पार्टी, जो पार्टी राष्ट्रीय बन गई थी, आज वो पार्टी स्टेट में भी संघर्ष कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टी है, ये कहीं ना कहीं इसमें जो मूवमेंट था वो मूवमेंट खत्म होता चला गया। और सब लोग जानते हैं जो बहन जी है, अभी बहन जी जो भी वर्तमान में जो उनके भतीजे हैं, जबकि मान्यवर कांशीराम साहब ने ये कहा था कि ये मूवमेंट है, इसमें कोई भी परिवारवाद नहीं रहेगा। और जब तक पार्टी बगैर परिवारवाद के चली, पार्टी आगे बढ़ती रही। और जैसे ही पार्टी में परिवारवाद आया, अभी आप देख रहे होंगे कि बहन जी ने जो पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है पार्टी की, वो उनके परिवार के लोग हैं, उनके भाई हैं, उनकी भाभी हैं, उनके भतीजे हैं, उनके दूसरे भाई हैं, सगे संबंधी तमाम लोगों को राष्ट्रीय पार्टी में उन्होंने खुद सदस्य बनाया हुआ, कार्यकारिणी बनाया हुआ है। तो ये जो दलित समाज है जी, जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज में जो तमाम साथी काम कर रहे हैं, बड़े संघर्ष के मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, और उनको पार्टी मौका ना दे जी, और परिवारवाद में लिप्त हो जाए। ठीक, विजय भाई आएंगे दोबारा, पहले तो बाकी मेहमानों तो एक मिनट, ठीक, आपने अच्छी बात रखी, बाकी मेहमानों को बहस में ले आऊं। एक पत्रकार के नाते कांशीराम जी से मेरा बड़ा संपर्क रहा। कांशीराम जी ये भी कर सकते थे, मैंने वो दौर देखा है जब मायावती जी बहुत बड़ी पहचान की नहीं थी, सामान्य कार्यकर्ता थी, वो दौर मैंने देखा। वो चाहते तो अपने एक परिवार की किसी बहू बेटी को भी मायावती की जगह आगे बढ़ा सकते थे कांशीराम, क्योंकि सारा कुछ उनका रचा हुआ था, उधार का नहीं था, उनके खुद के पुरुषार्थ से खड़ा किया हुआ संगठन था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये परिवारवादी पार्टियों को सीखना चाहिए कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद नाती, नाती के बाद पोता, पोते के बाद भतीजा, भतीजे के बाद भांजा, ये सोचना चाहिए। कर सकते थे कांशीराम ऐसा, तो आज मायावती नहीं होती ना सीन में।
और मायावती नहीं होती तो मुन्नी भी नहीं होती, मुन्नी नहीं होती, आनंद भी नहीं होते, आनंद नहीं होते, आकाश भी नहीं होते, कोई नहीं होता हरिभजन। ये सीखने की बात है। कांशीराम ने जिस दिन से घर छोड़ा उसके बाद कभी पलटकर देखा ही नहीं, और उनकी मृत्यु पर जब उनके घर वाले आए तो बहन जी ने अंदर नहीं आने दिया। ये भी एक कहानी। खैर चलिए, रत्नाकर सिंह जी, आप भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं बड़े, और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, चीज़ों को समझते हैं। बसपा ने कहा हम अकेले लड़ेंगे। इसको अगर डिकोड करने की कोशिश करें, चूंकि राजनीति में कोई बड़ा नेता बोलता है तो उसके कई तरह के अर्थ होते हैं, यूं ही तो बोलता नहीं। इसके क्या अर्थ समझ में आ रहे हैं, निहितार्थ? देखिए अमिताभ जी, खासतौर पर इंडिया के उसमें INDIA के संदर्भ में जी। देखिए जो मायावती जी हैं निश्चित रूप से कई घोटालों में घिरी हुई है जी, और उन घोटालों में जांच चल रही है, और उम्र के इस पड़ाव पे है जहां पे वो जेल जाना पसंद नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अंदरूनी गुप्त समझौते जो हैं राजनीतिक दलों में होते रहते हैं, और एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल के आगे नतमस्तक भी होता है। तो कोई आश्चर्य नहीं है कि मायावती जी किसी दल के साथ नहीं जुड़े। और देखिए, लड़ाई इंडिया और एनडीए के बीच है, और इंडिया और एनडीए के बीच में आप किसी दल की तरफ नहीं जाएंगे तो आप अलग थलग पड़ जाएंगे, आपके अस्तित्व का खतरा रहेगा। जो आज बहन मायावती के ऊपर राजनीतिक अस्तित्व का खतरा बिल्कुल मंडरा रहा है। बंद मुट्ठी लाख की, आप अगर मुट्ठी बंद करके रखेंगे ना तो वो 1 लाख की है, खुली मुट्ठी खाक जी। तो ये वही वाला हाल है, इनका राजनीतिक हाल है आज ये। और देखिए, ये तो इनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा रही, दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता होते हैं अमिताभ जी, वो बड़ी पेशोपेश में पड़ जाते हैं कि हम किस तरफ जाएं। जो 18% उत्तर प्रदेश में दलित वोट हैं वो बिखर जाते हैं, कुछ इंडिया की तरफ चले जाएंगे, कुछ एनडीए की तरफ चले जाएंगे। सब मिलाकर लबोलुआब यही रहेगा कि इनका वोट बिखर जाने से इनकी एकजुटता नहीं रहेगी, और इसका लाभ ना ही इंडिया को मिलेगा ना ही एनडीए को मिलेगा। कहने का मतलब यही है। ठीक है, ठीक। जब एनडीए को भी नहीं मिलेगा तो आप भी लड्डू खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहिए, फिर क्या समस्या है। आप भी लड्डू बांटिए, नहीं तो खुद तो कम से मंगा खाइए। तारिक खान, समाजवादी पार्टी इसको डिकोड कैसे करती? क्योंकि बाकी उत्तर प्रदेश में सब कहानी है, मूल बात ये है सपा, भाजपा, कांग्रेस और बसपा, ठीक, जिनकी एंटी में कुछ है लड़ाई में, ठीक। मेरा तजुर्बा, कौन क्या कह रहा है छोड़ो, मेरा तजुर्बा व्यक्तिगत है प्रमाण के साथ, पिछले 5-6 चुनाव उत्तर प्रदेश के देखने के बाद, दलित वोट का मसला ही नहीं। जो रत्नाकर कह रहे थे, दलित का कोई मसला ही नहीं उत्तर प्रदेश में। 10% मिले बहन जी को, चाहे 15% मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा परिणाम में ना। ये बड़ी अद्भुत बात कह रहा हूं रत्नाकर जी। क्या बसपा का कौतुक है, रहस्य है मुस्लिम। अब ये भी उलटवासी है, उल्टेबाज बरेली को, दलितों की पार्टी और मुस्लिमों का खेल। 17 में 100 सीटों पर अखिलेश यादव ने मुसलमान उतारे, 100 पे बहन जी ने उतारे, भगवान का नाम लेकर उन 100 सीट पे भाजपा जीत गई। खेल इतना साफ है, इसमें दलित वोट कहीं नहीं। रत्नाकर जी, आप भी चीजों को डिकोड करने के लिए थोड़ी दृष्टि बदलो। वो पुरानी थ्योरी है जो आप बता रहे थे, दलित वाली बात ही नहीं उत्तर प्रदेश में। दलित वोट के साथ सबने एडजस्टमेंट सीख लिया है। खेल है मुस्लिम का। गुड्डू जमाली, तारिक खान की पार्टी से ज्यादा बेहतर कौन जानता होगा ये कितनी गहरी चोट खाए हैं। तारिक खान नहीं, आजमगढ़ का जख्म और फिर रामपुर की चोट, राम भजो। तारिक खान, आप कैसे, सपा कैसे डिकोड कर रही है बहन जी के इस फैसले को कि भाई हम अकेले लड़ेंगे, चूंकि हमारा वोट सबने ले लिया और हमको किसी ने वोट नहीं दिया? देखिए, आपने जो बातें कही वो एकदम सही, क्योंकि जो दलित वोट है वो कहाँ जा रहा है इसका स्पष्ट पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बीएसपी का घटा है,
7 में 30%, 12 में 25%, 17 में 22% और 22 में 12%। तो कहीं गया वो, कहीं भी गया हो, कुछ बीजेपी में गया होगा, कुछ हमारे पास। मेन बात यह है कि बीएसपी को समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट के सामने मुसलमान खड़ा करके मिल क्या रहा है? क्या वो जीते ले रहे? क्या वो जिताने के लिए खड़ा कर रहे? और कौन सी ऐसी दुनिया में राजनीतिक पार्टी होगी, मुझे नहीं समझ में आता, जिसका लक्ष्य जीतना ना हो। तो क्या बहन जी का लक्ष्य जीतना नहीं है? ये बात जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी खुशी मना रही है, ये बात पुरानी हो। अब बीजेपी छोटे छोटे इवेंटों को बड़ा बनाना चाहती, जैसे सुभाषपा आ गई तो बड़ा इवेंट हो गया। मायावती जी का वोट परसेंटेज जिस तरीके से घटा है, शायद ही जिस तरीके से वामसेव और DS4 को काशीराम साहब ने खड़ा किया था, इस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में कोई पार्टी का पतन हुआ हो। उसकी वजह कुछ भी रही हो, हमें उससे लेना देना नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरीके की जो घटनाक्रम है उसको जनता कायदे से समझ चुकी है, क्योंकि ये हो रहा है बहुत पहले से, आज से नहीं हो रहा है। क्योंकि बीएसपी का वोट शेयर जैसे ही 7 में जीते थे, गिरना शुरू हो गया था। और अगर बात हो रही है मुस्लिम वोटरों की, तो वो इस बात को समझ चुकी है, जो आपने अभी बात कही कि 100 के सामने 100 क्यों लाई जाती है, तो कोई ना कोई मकसद होगा। और अगर हम किसी भी ABC किसी पार्टी को वोट दे रहे हैं तो हम चाहते हैं वो जीते, बात समझिए। तो मुस्लिम समाज अगर समाजवादी को वोट देगा तो वो चाहेगा वो जीते, या बीएसपी को देगा तो वो चाहेगा जीते। हराने के लिए कोई किसी को वोट नहीं देने जा रहा है। इस चीज को जनता भी समझेगी। तब सपा को भी, हम तो सब समझ गए, सपा समझ ले उसको चुनाव लड़ना है, हमें ज्यादा समझना जरूरी नहीं, सपा को समझना ज्यादा जरूरी है। तारिक खान ने जो बातें की उसमें 2 बातें जोड़ दूं ताकि सपा का थोड़ा रोशनदान ज्यादा खोले, है ना, समझ चीजें देख पाए, धुंध साफ करें अपने दिमाग की। 12% वोट हो चाहे 2% वोट हो, धर्मेंद्र यादव को सामान पैक करके वापस भेज दिया था हरा के, ठीक, ज्ञान अहमद दो भाई। रामपुर में आजम खान को हरा के घर बैठाल दिया बसपा ने। आप बता रहे 12% वोट है कि 13% है? अरे हराने के लिए तो अभी 5 चुनाव तक ये वोट काफी है। आपको समझ है कि नहीं राजनीति की भाई? ये 12% वोट इतना बड़ा वोट होता है, 5 चुनाव में आपको हरा सकते हैं। रत्नाकर सिंह बैठे हुए हैं, मैं तो गवाह हूं प्रत्यक्ष, ये आप लोग तो दूर से देखते हो। कांग्रेस के बड़े आला कमान के 2 प्रतिनिधि मेरी उपस्थिति में काशीराम के पास आए थे कि मध्य प्रदेश में आप 50 कैंडिडेट लड़ा दो, भाजपा हार जाएगी। काशीराम तब फैसला करते थे। मैंने ये सवाल पूछा था जो आज तारिक कह रहे हैं कि हराने का भी खेल होता है, तो वो मुस्कुराए बोले हाँ हराने का भी खेल होता है। क्या? और फिर क्या मिल रहा था इसके वो हम नहीं बताएंगे, वो ठीक नहीं, विश्वासघात हो जाएगा। क्या डील हुई थी, मैं था वहां, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मित्र कोई बात कहता तो यूं ही नहीं कहता, चुनाव के गणित को जो जानते हैं वो मेरी बात से सहमत है। 12% छोड़िए, 1% वोट के स्विंग से, और तारिक खान के आगे इन लोगों को बहुत अभी आगे लड़ाई लड़नी है राजनीति में, इनको अपनी समझ बड़ी करनी होगी। त्रिवेदी जा रहा हूं बस। 12% वोट, आज चुनाव हो, ये सुन लीजिए तारिक खान, नोट भी कहीं कर लीजिएगा, आज चुनाव हो, एनडीए और इंडिया में सिर्फ 5% वोट एनडीए से स्विंग कर जाए इंडिया में, क्या तो 19 और 20 की लड़ाई हो जाएगी। पता है आपको? 5%, 12 तो बहुत होता है ना? 5% स्विंग से स्थिति ये हो जाएगी 240 235 टाइप का, है ना? चुनाव इसको कहते हैं। खैर छोड़िए त्रिवेदी जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मायावती जी कोई फैसला करती हैं क्या, लोग आपसे मिठाई मांगने लगते, मतलब भाजपा से, फैसला उनका, वो लड़े नहीं लड़े उनकी पार्टी, नहीं कुछ तो है मामला, नहीं भाई कांग्रेस से क्यों नहीं मिठाई मांगते, सपा से क्यों नहीं मांगते, चंद्रशेखर से क्यों नहीं मांगते, अजीत सिंह, अरे जयंत चौधरी से क्यों नहीं मांगते। कल से तमाम लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब अब बीजेपी की लॉटरी निकल आई। मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्यों बोलते हैं लोग। मायावती जी की अपनी पार्टी है, वो लड़े नहीं लड़े, अकेले लड़े तो अकेले लड़े।
आपको मोतीचूर के लड्डू क्यों पेश करते हैं लोग किसी भी फैसले पर? त्रिवेदी जी। अमिताभ जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही कि देखिए, मिठाई तो वही बांटता है जिसे जीतना हो, और या उसी से मांगी जाती, उसी घर लोग जाते हैं जिसे मालूम है कि भाई वो जीतने वाले हैं, तो मिठाई लड्डू पेड़े सब वहीं मिलेंगे, हारने वाले के यहाँ तो मिलेंगे नहीं। और दूसरी चीज ये है कि पिछले 9 साल में आपने देखा है कि जितने भी ठग बंधन हुए हैं, चाचा भतीजे साथ थे, नतीजा क्या हुआ हमको पता है 2014 में, फिर 17 में क्या हुआ, बहन जी लड़के पसंद थे उत्तर प्रदेश में, फिर क्या नतीजा निकला, फिर हुआ कि जी बुआ बबुआ साथ होंगे, फिर क्या नतीजा निकला, फिर ये सब अलग अलग हो गए, तब क्या नतीजा निकला। चौधरी साहब के साथ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े तो इनकी खुद की 8% इनका वोट कम हो गया। तो फिर इन्होंने जो पिछला चुनाव था उत्तर प्रदेश में, उसमें इन्होंने सबसे पहली शुरुआत करी कि साहब हर जाति को, हर मजहब को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बताया जाए। तो सबसे पहले हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के खिलाफ है, क्योंकि साहब दुबे के साथ क्या हुआ, विजय मिश्रा के साथ क्या हुआ। फिर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि मलियाबाद में 6 आतंकी पकड़े गए, तो शफीकुर रहमान बर्ग साहब ने कहा कि ये मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अनिल दुजाना, उनसे पहले भी जो आकाश जाट का इनका, जब इनके ऊपर कार्रवाई करी गई तो साहब हम लोग ओबीसी के खिलाफ थे। तो जितने गणित, जितने कॉम्बिनेशन, गणित, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, सब पैंतरे चला लिए हैं। मतलब कोई तो ऐसा हथकंडा हो जो ना का इन्होंने काम किया हो, जाति में भी कर दिया, धर्म तो ठीक बात। आपने एक मैसेज सुन लो, अभी विजय जी कह रहे थे, एक मिनट फिर आप बोलना, एक सप्लीमेंट्री बोल। विजय जी अभी जैसे कह रहे थे कि रत्नाकर जी ने वो बात कही, तो कि कुछ मामले हैं ऐसे जिनमें मायावती जी नेम्ड है, या जिन पर उनकी छाया, जिन मामलों की छाया उन पर पड़ सकती है, लीगल मैटर्स ऐसे हैं जिनके चलते बसपा के फैसलों में आपकी दखल है, मतलब बीजेपी की दखल है पर्दे के पीछे से, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग दबी जुबान से कहते हैं, सपाई खुलेआम कहते हैं, वो कह रहे हम लिख के दे दे स्टाम्प पे, क्या? क्योंकि सपा ने तो एक बार ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी किया था, 14 से लेके अब तक के सारे चुनावों में बसपा ने सपा को हराने के लिए भाजपा से सुपारी ली। ये अधिकृत स्टेटमेंट था समाजवादी पार्टी का। अमिताभ जी, जितने भी केसेस की का जिक्र कर रहे हैं हमारे रत्नाकर भाई या तारिक साहब, वो सारे के सारे केस भारतीय जनता पार्टी की जीतने से पहले के हैं। भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद कोई भी केस फाइल नहीं हुआ है। जो केस है वो पहले ही चल रहे थे, और जब वो केस थे तब उन्होंने गठबंधन किया था सपा के साथ। तो अगर केस का डर होता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते, उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया। ये तो मतलब जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पुटिंग कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो भाई आप कोई भी हथकंडा अपना लीजिए। तो 90 में ये कहानी शुरू हुई थी, आपको याद होगा, जो जातिगत और धर्म की राजनीति की कहानी 90 में शुरू हुई थी और 2014 में खत्म हो गई। 24 साल चली। 24 साल के बाद जनता ने कहा कि साहब हमको सोशल इंजीनियरिंग नहीं चाहिए, हमको सोशल डिलीवरिंग चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आंकड़े भी दे दूंगा, वैसे पानी, बिजली, सड़क, नौकरी, व्यवसाय, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। दिल्ली से ज्यादा उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए हमने, कि दिल्ली की आबादी से ज्यादा। तो जिस तरह का कार्य हुआ उस पर चुनाव लड़िए। सारे समीकरण हम इसको जोड़ देंगे, उसको तोड़ देंगे, इसको उसमें बना लेंगे। ये जो स्पेशल 26 का गठबंधन बना है, हालांकि हमारा दायित्व तो नहीं है कि हम किसी पार्टी को कोई राय दें, लेकिन आप देखें कि कांग्रेस का सफाया कब हुआ उत्तर प्रदेश से, जब इन्होंने गठबंधन किया। जैसे ही इन्होंने गठबंधन किया, जो लोग 20-20 साल, 30-30 साल पार्टी में काम कर रहे थे, क्षेत्र में काम कर रहे थे, उन सब लोगों ने कहा कि साहब जब आपको चुनाव लड़ना ही नहीं तो हमें काहे को सड़कें नपवाई आपने। तो हमारे बहुत से मित्र हैं जो कांग्रेस में, उन्होंने कहा कि साहब हम तो जा रहे हैं, छोड़ के हमें करना क्या है यहाँ पे। और ये जो गठबंधन हुआ है इसके बाद बाकी राज्यों में से भी साफ हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा है ये स्पेशल 26 का गठबंधन में। सबको पता है कि साहब खनन माफिया जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफर माफिया के साथ खड़ा है, जो शिक्षा माफिया है वो शराब माफिया के साथ खड़ा है। अभी रुकना होगा, फिर आते दोबारा मैं आपके पास। एक बात मैं कहूं, वो जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि कई बाहरी कारण भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। इसका मुझे बहुत अनुभव है।
इस पे किताब लिख सकता हूं कि जो दिखते हैं ना कारण तारिक जी, वो नहीं होते, अदृश्य कारण राजनीति को नियंत्रित करते हैं। कल एक घटना घटी है, विजय जी आपके पास आ रहा हूं, कल एक घटना घटी, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन को मंजूरी दी है। अब आप सोचे कहेंगे इसका यूपी से की राजनीति से क्या लेने देना? जी हां है। उत्तर प्रदेश में बसपा के शासनकाल में कई हजार करोड़ का एक घोटाला हुआ था, NRHM घोटाला, ठीक ना? उसमें कई सीएमओ डिप्टी सीएमओ मर गए थे, कुछ मार दिए गए, कुछ मर गए, कुछ दफन हो गए, कुछ लटक गए, कुछ लटका दिए गए। क्या जिसके पास भी कुछ जानकारी थी वो बचा नहीं जीवित। दर्जनों लोग मरे, दर्जनों हत्याएं हुई। एक सचान साहब के डिप्टी सीएमओ गोसाईगंज जेल में, वो भी लटके पाए गए। पुलिस ने कही ये आत्महत्या है, बाद में सीबीआई कोर्ट ने कहा कि हत्या है और साजिश है। फिर हाई कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया। उस स्टे के खिलाफ उनकी पत्नी आई सुप्रीम कोर्ट। कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा केस रीओपन करो, हम सुनेंगे। विजय जी मुझे लग रहा है ये घोटाला भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ ना कुछ भूमिका तो अदा करेगा चुनाव में। देखिए अमिताभ जी, जी फिर मैं कह रहा हूँ, आप सब जानते हैं, पुराने पत्रकार हैं, बहन जी की वर्तमान सरकार में जो घटनाएं घटी हैं और इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे, और ऐसी तमाम घोटाले, तमाम चीजें हुई हैं, उनको लेकर कर ही कहीं न कहीं आज बहन जी चुप हैं और कहीं ना कहीं अंदर खाने कंप्रोमाइज करती हैं, जो परिवार को बचा रही हैं। और जो अच्छा एक बात बताओ, खुले कंप्रोमाइज क्यों नहीं कर लेती? कोई पुलिस पकड़ लेगी? विजय बाबू, हम आपकी बात अगर मान लें तो सीधा क्यों नहीं रिश्ता कर ले? कोई हाथ पकड़ लेगा? सर अब ये हाँ, दो चीज होगी ना सर जी, एक तरफ कुआ है, एक तरफ खाई है। हाँ, अगर वो सीधा वहां जाती हैं, हाँ। तो जो अभी आप जो 12% वोट की बात कर रहे हैं, जो बहुजन जिसमें दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, तमाम जो वोटर है उनका, वो तुरंत वहां से खिसक जाएगा, ठीक है ना? और वो जीते जी हत्या है उनकी। और अगर इधर वो आती है तो वहां वो, अगर वो खुद होती उसमें तो चल जाता, वहां पूरा का पूरा परिवार लिप्त है, वहां ले जन बच्चा तक लिप्त है, तो आदमी अपने ऊपर झेल लेता है। मगर जब पूरा परिवार ही उस चीज में लिप्त हुआ पड़ा हो तो फिर बात कहाँ जाएगी वो? तो बहन जी इस समय जो है कंप्रोमाइज पे आ गई है। तो बहन जी अब एक बात बताओ, ये जो बात अभी त्रिवेदी, एक मिनट, एक जो बात त्रिवेदी जी ने भी बड़ी मौजू कही, उनने कहे सारे मुकदमे पहले चल रहे थे, 19 में फिर अखिलेश यादव और मायावती जी के बीच में कैसे गठबंधन हो गया, तब डर नहीं था? देखिए जो त्रिवेदी जी कह रहे हैं जी, क्योंकि जो गठबंधन हुआ बीच में 19 में, जो गठबंधन हुआ ना, क्योंकि अभी वर्तमान में जो सरकार है वो चाहे केंद्र में है, वो चाहे वो यूपी स्टेट में हो, तो वहां अभी वो भेजा गया उनको कि भाई जाइए अब गठबंधन करें। फिर वही बात आती है, वो कहीं ना कहीं किसी के इशारे, अमित शाह जी ने बयान दिया था और बड़े कॉन्फिडेंस से कहा था कि फला तारीख को एक गठबंधन होगा और फला तारीख को टूट जाएगा। तो अब बात फिर वो जाती है कि भाई किसके इशारे पे ये सब चीजें हो रही हैं। अभी आप वर्तमान में देख रहे थे कि अभी बात चली कि भाई अभी सपा, नहीं आप क्या कह रहे हो? अमित शाह जी सपा बसपा दोनों को चला रहे हैं, ऐसा कह रहे हो? ठीक है, मैं ये कह नहीं रहा हूँ, ये जो वर्तमान में जो इनकी चीजें साथ, इनके साथ जो घटना घटी है, बड़ा खतरनाक संकेत दे रहे हो भैया तारिक खान साहब। कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि सपा बसपा दोनों का रिमोट अमित शाह जी के पास है। लो कर लो बात। वो कह रहे हैं उनने तारीख बताई थी, इस तारीख को गठबंधन होगा, और ये भी बताया था इस तारीख को तलाक होगी। तो हो गया जी, हुआ है, सब जानते हैं उसको भैया तारिक खान साहब। अमित शाह जी को कैसे पता लगा? ये कहने को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कंप्रोमाइज है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कहने को आप तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने को कुछ भी कह सकते हैं। मैं एक बात कहूँ, मेरी आवाज आ रही है अमिताभ? अरे भैया अरे, आपने हमेशा एक बात पे जोर दिया कि तराजू बिल्कुल आप बराबर रखते हैं, और मैं वाकई में इस बात की तारीफ करता हूँ। अभी शरद साहब ने कहा कि ये ठगबंधन हो रहा है और सब मिल गए सारे लोग, तो साहब यह तराजू गड़बड़ है। 1999 में क्या किया था फिर आपने?
चेस खेलने के लिए 24 पार्टियां बैठी थी, चेस खेलने के। वो कौन सा गठबंधन था? अपनी ही पार्टी खत्म करनी थी एक बार 77 में, वो कौन सा गठबंधन था? अभी 38 लोगों को बुला के बैठे यहाँ, तो स्पेशल 38 हो गए, स्पेशल 30 हो गए। ये बातें गैर मुनासिब है, मुझे लगता है गैर मुनासिब, क्योंकि सब पार्टियों का अधिकार है, हमें क्वेश्चन करने का ये अधिकार नहीं है आप किसके साथ जा रहे हो। आप तो बहुत बार बहुत लोगों के साथ गए हो, बहुत लोगों की पार्टी ही तोड़ डाली आपने, समाप्त कर दिया, जिनका वर्चस्व आपसे पुराना था, तो अब उस पर क्या चर्चा होनी चाहिए मुझे लगता है। नहीं तारिक खान, मसला वो नहीं, मसला ये है कि इस तर्क में दम है कि अगर मायावती जी को डर था तो 19 में फिर अलायंस कैसे किया? अगर आप ये भी कहते 14 से लेके और 22 तक मायावती ने सुपारी ली भाजपा से सपा को खत्म करने की, तो फिर 19 में गठबंधन कैसे कर लिया? तब भी तो मुकदमे चल रहे थे। नहीं, ये बात नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं कही जा सकती। देखिए, उनके एक्शन ऐसे रहते हैं जो इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचाते। अब उसके पीछे वजह क्या है आप समझिए, कोई क्यों चाहेगा? मैं वही बात कह रहा हूं। और आपने अभी कहा भाई हम लोग अभी थोड़ा, आपका बहुत बड़ा तजुर्बा है पत्रकारिता का। ठीक है तारिक बाबू, ठीक है तारिक भाई, ठीक, रुकना होगा। रत्नाकर जी के पास चलूंगा। रत्नाकर जी, ये बात तो सबके लिए कही जा सकती है, क्योंकि सबके जेब में 2-4 मुकदमों के नोटिस पड़े हैं। क्या पड़े हैं ना? किसी की कहीं पेशी, कोई जमानत पर है, कोई रेल में है, कोई जेल में है। नहीं, तो ये बात तो फिर सबके लिए कही जा सकती है। भाई आम आदमी पार्टी के भी नवरत्नों में से 2 रत्न जेल में है, और जाने कितने कितने जेल में है, और बाकी कतार में है। कुछ आधे रास्ते हैं, कुछ बैग पैक कर रहे हैं। नहीं, तब तो फिर अगर ऐसे ही सब लोग डर रहे हैं तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, हेमंत सोरेन का भी नंबर लग रहा है ईडी के यहाँ, सबका तो लग रहा है। तब क्या होगा रत्नाकर जी? राहुल जी खुद जमानत पर हैं। हाँ जी अमिताभ जी, मैंने अपना शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा था कि मायावती जी उम्र के इस पड़ाव पे हैं जो जेल जाना पसंद नहीं करते। और 2 चीजें होती हैं, या तो आदमी डर जाता है या तो मजबूती के साथ मुकाबला करता है। कांग्रेस पार्टी या भी अन्य विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आज मजबूती के साथ मुकाबला कर रही हैं, लेकिन डरने का भी प्रमाण है। मायावती जी ने पूर्णतया नतमस्तक हो गई हैं, राजनीतिक अस्तित्व तो खतरे में है। वो सोच रही हैं कि अगर मैं नहीं नतमस्तक होंगी तो बचे कुचे दिन जो है वो जेल में गुजारने पड़ेंगे। अब तो वो अपना रिटायरमेंट के लिए भी अपने जो भतीजे को लेकर आ गई कि रिटायरमेंट प्लान ही बना लेते हैं। अब तो इन्हीं को आगे कर देते हैं। तो परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। मैं एक जवाब देना चाहूंगा थोड़ा, त्रिवेदी जी जो कह रहे थे और कांग्रेस के लिए ज्ञान दे रहे थे कि कांग्रेस को जहां पे गठबंधन नहीं करना चाहिए किया तो खत्म हो गई। त्रिवेदी जी को अपना वर्तमान शायद याद नहीं रहता है। आप 5 राज्यों के अलावा पूरे देश में सभी जगहों पे जहां जहां पे आपकी सरकार है वहां पे गठबंधन में है। तो क्या आने वाले 2024 के चुनाव में आप वहां पे खत्म हो जाएंगे? क्योंकि आपकी ये राय है तो ये आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। महाराष्ट्र में तो इनकी 3 इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र में तो वैसे ही क्या होने वाला है आप समझ जाएंगे 2024 में। रही बात ये कह रहे थे ठगबंधन की, तो मैं अमिताभ जी कहना चाहूंगा, हम तो 26 हैं, अगर हम ठगबंधन है तो ये 37 वाले तो महाठगबंधन है। तो गठबंधन रत्नाकर भाई, ठीक है, गठबंधन को ठगबंधन करके मैं त्रिवेदी जी के पास चलूंगा, उसका उत्तर दूंगा कि ठगबंधन है क्या, कौन सा बंधन है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूं, महाराष्ट्र की बात रत्नाकर जी ने कही, मैं कहीं सुन रहा था कि कहीं ऐसा सुप्रिया सुले ने बयान दिया है कि एनसीपी में कोई टूट नहीं हुई, एनसीपी विधायक दल के नेता अजीत पवार साहब हैं, लोकल लो बात। तो क्या शरद पवार भी उसी डर से ग्रस्त हैं जिससे तथाकथित रूप से मायावती जी हैं? शरद पवार ऐसा तो नहीं कि पृथ्वीराज चौहान है इस उम्र में? क्या देखिए अमिताभ जी, उनकी भी हालत देख ही रहे होते हैं दशा सब। तब मुझे वो बताओ जो महाराणा प्रताप हो। एक मिनट सुन लो भैया, अभी आपके पास आएंगे नहीं, एक टिप्पणी करके मैं त्रिवेदी जी के पास चलूंगा।
अरविंद केजरीवाल ने 2 लोगों को भगत सिंह घोषित किया था, क्या आज तक जमानत नहीं पाए? नहीं पाए ना। मुंसिफ मजिस्ट्रेट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह अर्जी लगा ली, नहीं पाए ना। हमने देखा कौन भगत सिंह है, तब ये नियम तो सब पर लागू हो जाएगा। भाई त्रिवेदी जी, विपक्ष के पास एक ये कॉमन आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी भय की राजनीति कर रही है, भयादोहन कर रही है राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का। इसलिए जो जो लोग जेल जाने से डर रहे हैं, और भाई ये भी हो सकता है कि रत्नाकर जी ऐसी बात कह के बाकी को जेल भिजवा दें, और प्रवोक करके, जैसे अरविंद केजरीवाल ने प्रवोक करके कि हिम्मत हो तो मनीष को कुछ करके देखे सरकार। मनीष जी गए, तब से बाहर ही नहीं आए। बोले सत्येंद्र जैन का कुछ बिगाड़ के देखे, सब कागज ओके हैं। वो गए, गरीब कहां गए पता ही नहीं लगा। क्या उनकी फिजियोथेरेपी ऐसी हुई कि काम ही लग गया। तो ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा भी प्रवोक करके फंसवा दे दूसरों को। त्रिवेदी जी, क्या स्थिति है? क्या वास्तव में भारत में राजनीति उस दिशा में आ गई कि भयादोहन की राजनीति हो रही है? देखिए अमिताभ जी, रत्नाकर भाई ने बहुत बढ़िया बात कही कि साहब डर के मारे लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन डर के मारे ना कांग्रेस जुड़ी ना सपा जुड़ी, और इनके साथ जो 26 थे उनमें से कोई नहीं जुड़ रहा है। ये करें हम लोग भगत सिंह हैं। देखिए अमिताभ जी, जिस तरह इन्होंने 2013 में, आपको याद होगा, जब डीएमके ने कांग्रेस के सरकार से सपोर्ट वापस लिया था 11 बजे, 5 घंटे के अंदर अंदर डीएमके के जो अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी, उनके बेटे को कस्टम ऑफिसर्स ने उठा लिया। 1 घंटे जब बवाल मचा तो छोड़ के भाग गए। भारतीय जनता पार्टी ने कोई जुड़े या ना जुड़े, किसी का केस वापस नहीं लिया गया है। जो कार्रवाई है वैसे ही चल रही है। जो इनके खिलाफ, जो बहन जी के खिलाफ केस है वो चल रहे हैं, जो मुलायम सिंह जी और उनके खानदान के खिलाफ केस है वो चल रहे हैं, लालू जी के केस वैसे ही चल रहे हैं। किसी का कोई केस वापस नहीं लिया गया है। और जिन जिन लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, जैसे भी आपने कहा कि हमारे जो ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जितने पूरे सारी ताकत झोंक दी उन्होंने, दिल्ली की जनता का पैसा भी लगाया वकालत में उन्होंने, उसके बाद भी वहीं के वहीं रहे। और सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है दिल्ली में एक ही विभाग का, वो जेल विभाग। वहां क्योंकि इन्हें मालूम है कि सबको जेल एक दिन जाना है, तो वहां सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। वहां ब्यूटी पार्लर खुल गया है, वहां मसाज पार्लर खुल गया है, वहां मालिश के सेंटर खुल गए हैं। वहां पे सुकेश, मतलब ये इतनी ईमानदार पार्टी है जो चोरों से भी पैसे लेती है। सुकेश चंद्रशेखर जो है वो कह रहे साहब हमसे घूस ली गई है, क्योंकि हमको 1.5 लाख की कमीज पहननी थी तो मुझसे घूस ली गई है। तो ये तो बहुत ही ईमानदार पार्टी है। लेकिन हम किसी का कोई केस वापस नहीं ले रहे हैं। जिसके खिलाफ जो केस है वैसे ही चल रहा है, वो कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट फाइल होगी, जो कोर्ट का फैसला है वो लिया जाएगा। हमारी वजह से कोई नहीं काम हुआ है। जिन जिन ने काम किया है, आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, 300 करोड़ रुपए बरामद हुए, 4-4, 5-5 बैंक की मशीनें गर्म होके फेल हो गई, नोटें ही नहीं गिन पाए। वो 3 दिन तक उन्होंने, 4-4 दिन तक उन्होंने, बैंक के अफसरों ने आके नोटें गिनी है, वो गिन नहीं पाए। तो इसमें ये जनता देख चुकी है 9 साल में, जब जब चुनाव में हम उतरे हैं, 2 बार लोकसभा, 2 बार विधानसभा, 2 बार निकाय चुनाव में, हर बार सारे समीकरण, सारे गठबंधन, सारे सब पैंतरे जैसे सब इस्तेमाल हो चुके हैं, और सारे पैंतरे इनको वहीं ले गए हैं जहां जनता ने इनको पहुंचा दिया है। आप देखें कि एक और मैं चीज कहना चाहूंगा कि जो पार्टी जब सपा की सरकार, सपा जब चुनाव में उतरती है तो उसके साथ गठबंधन में 2 पार्टियां होती हैं, एक सपा होती है और दूसरी सपा होती है। तो बहन जी जुड़ी, बहन जी साफ हो गई, कांग्रेस जुड़ी, कांग्रेस साफ हो गई। और अब की बार देखें कि क्योंकि इनका जो कांग्रेस का जो जोश है उत्तर प्रदेश में, इसलिए क्योंकि इन्हें बहन जी से दुगनी सीटें मिली हैं। बहन जी को 1 सीट मिली नहीं, 2 सीटें मिल गई, तो इस वजह से एकदम से जोश आ गया पार्टी में। लेकिन इनको एक तरफा टिकट वायनाड का कटा दिया गया है। और अभी जैसे राय साहब ने उत्तर प्रदेश में कहा कि नहीं साहब, वहां से रायबरेली से जो युवराज है वो चुनाव लड़ेंगे, फिर उन्होंने कह दिया हम अभी कोई फैसला नहीं करें, अभी हम कहीं से नहीं लड़ेंगे, अभी तो पार्टी का ही तय नहीं है कि क्या भूत भविष्य है। राजस्थान में पायलट साहब इनका हवाई जहाज लेके उड़े जा रहे हैं, वो उनको बुला के आ जाओ।
ठीक है, ठीक बात है, लेकिन मुझे चिंता दिवाली की, रत्नाकर भाई आ रहे, मुझे चिंता दिवाली की है। दिवाली में बहुत दिन नहीं बचे, कम से कम सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिवाली तो मना लेते घर में, है? कब से बंदर हैं और आप लोग और चढ़ा रहे हो लोगों को कि नहीं नहीं डरो नहीं, वीर तुम बढ़े चलो। क्या अरविंद जी ने यही कहा था कि हमने सबके कागज चेक कर लिए, इनमें कोई गलती नहीं, कोई माई का लाल इनको सजा नहीं दे सकता। क्या वो आज तक नहीं आए? अब वो अंदर क्या सोच रहे होंगे सोच ही लीजिए। तो ये भी मामला बड़ा है भैया। भगत सिंह बनना, कहना और बनने में अंतर है। रत्नाकर जी क्या कह रहे थे, आप बताइए। 30 सेकंड लूंगा मैं, त्रिवेदी जी की बातों पे आना चाहता हूं। देखिए किस तरह से अपने आप को साफ पाक बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत की जनता यह जानती है कि वॉशिंग मशीन किसके पास है। ये पहले तो ईडी और सीबीआई लगाकर लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, फिर उसके बाद 50 खोखे एकदम ओके। महाराष्ट्र में जो चुनावी जो नारा दिया जा रहा था वो भी एप्लीकेबल है इनके ऊपर। 95% केसेस ईडी के जो है ये विपक्ष के नेताओं के ऊपर करते हैं और कहते हैं कि हम तो निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। अब शिंदे गुट पे मैं पूछना चाहूंगा, अमिताभ जी इनसे यहीं बैठे हैं, शिंदे गुट के 16 विधायकों के ऊपर ईडी की और सीबीआई की जांच बैठाई गई थी। आज क्या हुआ उसके बाद? जब इनके साथ आ गए तो क्या वो सारे केसेस खत्म हो गए? प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं 71,000 करोड़, कह रहे ना कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ, कहते रहे कोई केस विड्रॉ नहीं हुआ। हाँ नहीं, जब आरोप प्रधानमंत्री जी स्वयं लगाते हैं तो उस समय क्या आरोप ये झूठ बोल रहे थे? तभी 71,000 करोड़ का आरोप लगा रहे थे, झूठ बोल रहे थे? उप मुख्यमंत्री बना देते हैं इनको। एक बार रुकना होगा, एक बात नहीं समझ रत्नाकर जी आगे बात, मैं तारिक खान से एक्सप्रेशन लूंगा। तारिक खान विपक्ष के नेताओं ने, एक मिनट अभी रुकिए, एक बात बड़ी कॉमन है, हमको ईडी से डराते हैं, जैसे नहीं छोटे बच्चे कहते हैं हमको भूत से डराते हैं, जब बच्चे छोटे होते हैं। कोई कहता है हमको पुलिस से डराते हैं, कोई कहता है इनकम टैक्स से, कोई कहता है सेल टैक्स से, कोई कहता है वेल्थ टैक्स से। क्या जो लोग डरपोक है उनकी एक लिस्ट बना लो, उन सबको आश्रम भिजवाओ, हरिभजन करें। काय को राजनीति करते? डॉक्टर ने बताया राजनीति करें। जिनके पास इतना कमजोर ईमान है, जितनी कमजोर हैसियत है, वो क्यों राजनीति करना चाहते हैं? कर नहीं तो डर नहीं। तारिक खान काय की समस्या? ईडी हो चाहे ईडी के पिताजी हो, कर नहीं तो डर नहीं, क्या समस्या है? क्यों रोज एक ही रोना, हर दिन नेता एक ही बात करा, हमको ईडी वाले डरा रहे। अरे भाई साहब आपने कुछ किया नहीं, ईडी नहीं, ईडी के पिताजी आ जाए, आपका क्या बिगाड़ेंगे? कन्विक्शन रेट तारिक खान, अमिताभ जी अभी रुकना होगा। इसमें देखिए मुलायम सिंह यादव साहब के खिलाफ और अखिलेश साहब के खिलाफ कोई मामला नहीं है। 2013 में ही आप जानते होंगे सीबीआई ने मामला बंद कर दिया। 19 में भी उसके लिए एप्लीकेशन दी गई। इस तरीके का कोई भी मामला मायावती के खिलाफ है, ताज कॉरिडोर और NRHM, उनके खिलाफ मामले की अभी रिपोर्ट कहां पर है वो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन हमारे नेता के ऊपर इस तरीके के कोई भी मामले नहीं है। और अगर जो थे तो उसमें सीबीआई ने उसमें क्लोजर लगा के बंद कर दिया। अभी पुनर्विचार याचिका 19 में डाली थी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने तब भी मना कर दिया कि हम उसको नहीं खोलेंगे, क्योंकि 2013 में ही उसमें क्लोजर लग चुका है, बहुत देर बाद आ पाए। खैर, आपने मुकदमे वापस लेने की बात की, तो मुकदमे तो यहाँ चीफ मिनिस्टर के और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के वापस लिए गए। अब उसको आप कह सकते हैं कि राजनीतिक द्वेष के तारिक खान, मेरा सवाल मैं पूछ रहा हूं, जिनको पुलिस से, थाने से, ईडी से, सीडी से, इनकम टैक्स से, वेल्थ टैक्स से, हेल्थ टैक्स से इतना डर लगता है, जिनकी टांगे कांपती हैं, उनको राजनीति करना डॉक्टर ने बताया है? मैं ये पूछ रहा हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाजवादी चुपचाप फल की दुकान खोल ले, लोग लड़ रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं। चाय और जूस की दुकान खोल लो यार, जरूरी राजनीति करोगे? ऐसा डर है, देखिए अमिताभ जी, जिनको ऐसा डर है वो बैकडोर से तो मदद कर ही रहे हैं। हमारे नेता को नहीं डर है, हम फ्रंट पे आके लड़ रहे हैं। हम इंडिया के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ हर मुद्दे पे लड़ाई लड़ रहे हैं। मायावती जी को डर है, तभी वो बैकडोर से हेल्प लेकर किनारे से अपने आप को बचाना चाहती है। ना हमारे ऊपर कोई मामला, और हो तो आप चलाइए, आप तो स्वतंत्र हैं इन सब चीजों के लिए, मगर लड़ाई सामने से होनी चाहिए। हम लड़ रहे हैं, मुद्दा लेके जा रहे हैं जनता के बीच में, वो अदालत फैसला करेगी जनता की कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है। ठीक है, ठीक है विजय जी, मसला वही, जिनको डर लगे वो राजनीति क्यों करें? लड़का आर्मी का एप्लीकेशन में भर्ती का फॉर्म भर रहा है और कह रहा अम्मा हमें गोली से डर लगता है, तो कंचे खेलोगे जाके वहां? क्यों आर्मी फॉर्म भर रहे हो? बोले मैं चुनाव लड़ूंगा, लोकतंत्र का सिपाही हूं। फिर आगे बोले अम्मा
वो थाने से सिपाही आया हमें घूर रहा है। तो काहे को राजनीति करते हो? डॉक्टर ने बताया है विजय जी, जी हजारों काम है करने के लिए यार। आड़त कर लो, कपड़े की दुकान कर लो, शराबा की दुकान खोल लो, प्रॉपर्टी डीलिंग कर लो। नहीं जी, देखिए ये फर्जी भगत सिंह क्यों बनना चाहते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब आप डरते ही हैं, मुकदमों से डरते हैं, लाठी से डरते हैं, डंडों से डरते हैं, तो आपको राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप घर बैठ जाएं, रिटायर हो जाएं। राजनीति में वही टिक सकता है जो आदमी जनता की आवाज आजादी चल रहे हैं। और आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी जो आज यही काम कर रही है, वो जहां भी किसी भी समाज पे घटना होती है, किसी भी अत्याचार होता है, वहां जाकर के उनकी सपोर्ट करती है, उनका बचाव करती है, और डंडे भी खा रही है और मुकदमे भी झेल रही है। तो इसलिए ये डर उन लोगों को हो गया है जो एसी में बैठ के राजनीति करते हैं। आज उनको ये डर हो गया है कि ये कल के लड़के आकर के है, इन्होंने पूरे देश में जो हमारा माहौल, हमारा जो घर बैठ करके हम लोग खा रहे थे, उसको बिगाड़ दिया है। इसलिए ये इस समय इनके। अच्छा एक बात बताओ भैया, विजय जी एक बात बताओ, चंद्रशेखर एनडीए में है कि इंडिया में है कि बीच में खड़े हैं? ये और साफ करो फिर आगे। देखिए हाँ अमिताभ जी, बिल्कुल मैं साफ कर देता हूँ। जो हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी हाँ, अभी 2023 का चुनाव जो होगा, उसमें जो 4 राज्यों में चुनाव है, उन राज्यों में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और जो उसके बाद 24 का चुनाव है, उसी के बाद 23 के बाद इन 24 का फैसला लेंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ। अभी हम अच्छा गुरु, अभी गाजर लटकाए हो, इधर अखिलेश यादव के साथ भी चाय पी रहे हो, उधर भी सिग्नल दे रहे हो, इधर भी सिग्नल दे रहे हो, हैं? देखिए नहीं सर, ये जो पार्टियां बहुजन विचारधारा की पार्टियां हैं, खेल क्या है, हम उनके साथ बिल्कुल, हमारे साथ कुछ कैसा भी जो है वो नहीं है। हम उनके साथ, हम हर आदमी के साथ खड़े हुए हैं, चाहे अखिलेश जी हो वो हमारे हैं, और चाहे जैन जी हो हमारे हैं। उधर जयंत चौधरी भी लस्सी पिला रहे हैं चंद्रशेखर को। वो कह रहे कि हाँ ठीक है, पश्चिम में हमारी इज्जत तो बचाओ भैया, बाकी से तो ठीक ही है। क्या देखिए 2-4 कैंडिडेट हमारे तो जितवा दो। जयंत चौधरी जी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं और हम बिल्कुल किसानों का सपोर्ट करते हैं। तो जहां भी अच्छा एक बात विजय जी, एक बात पूछूं विजय जी, एक बात पूछ के फिर मैं आपका अवसर। आपने कहा जयंत चौधरी जी भी सामने की लड़ाई लड़ते हैं, बिल्कुल लड़ते होंगे, मैं खंडन करने वाला कौन भैया? क्या अभी तारीख कहें कि मैं भगत सिंह हूं, मैं कौन होता कहने वाला कि नहीं? उनकी घोषणा है। कल मान लीजिए जयंत जी भाजपा के साथ आ जाए, तब भी आप यही कहेंगे जयंत चौधरी किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, आप सामने से लड़ाई लड़ते हैं? जयंत देखिए अमिताभ जी, जयंत समझना चाह रहा हूँ अपने ज्ञान के लिए। हमें जी जयंत जी की अपनी पार्टी है, अपनी पार्टी को अध्यक्ष हैं, और इस देश में सबको स्वतंत्र है, वो कहीं जाए कहीं भी जाए। मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है कि जयंत जी इतना जो है गलत कदम उठाएंगे, क्योंकि आज जो पिछले कुछ सालों में किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ है जाटव जी, और किसान जो है इतना एक बात सुन लो, उसको देखते नहीं लगता। अरे एक बात सुन लो दादा रे, दूसरे के साथ हुआ अत्याचार तो हम तब दूर करेंगे। बड़ी व्यवहारिक बात कह रहा हूं, बात सुनने में थोड़ी खराब लग सकती है लेकिन है सच्ची। मेरे दो जितने भाई लोग यहाँ बैठे सब बाहर जाकर कहोगे कि बात तो ठीक कही 1-2-3 दिन। हम दूसरे का अत्याचार तो तब दूर करेंगे जब अपनी कोई हैसियत रहेगी। क्या हमने फोन किया कि भाई तारिक खान हमारे छोटे भाई हैं, इनका मामला देख लीजिए, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई करिए। अधिकारी ने इनको 2 धाराएं और लगा दी मेरे टेलीफोन के बाद। तो ये जब छूट के आएंगे तो पूरे इलाके में क्या कहेंगे कि भैया जहर खा लेना, उनके पास ना जाना, उनकी कुछ नहीं चल रही, उल्टा ही काम हो रहा है। नहीं तो मेरी दुकान बंद नहीं हो जाएगी? हो जाएगी ना। हम क्या किसकी मदद करेंगे? किसान की, गरीब की, दलित की, अल्पसंख्यक की, अकलियत की, मकलियत की, किसकी मदद कर पाएंगे? हमको बताओ ना। जब हमारा टेलीफोन भाई नहीं उठा रहा दरोगा, हमारे कहने से हैंडपंप नहीं लग रहा, ठीक नहीं लग रहा ना, हमारे कहने से पुलिया नहीं बन रही, तो क्या भारत पाकिस्तान संबंधों पर चर्चा करेंगे हम सिसौली में? ये भी तो सोच लो मेरे भाई। या G20 पर चर्चा करेंगे बागपत में, छपरौली में? नहीं ना। वहां तो आदमी आता कहता चौधरी साहब हमारा ट्रैक्टर बंद हो गया, छुड़वा दो। राजनीति यहां से शुरू होती है मित्र। क्या
ट्रैक्टर छूट गया तो आप नेता, रत्नाकर भाई गलत तो नहीं कर रहा, नहीं छूटा, वो आदमी अपने पैसे से आपका दुष्प्रचार करता है क्या? जहां जाता कहता अरे भैया बेकार आदमी, खत्म, कुछ बचा नहीं, झस नहीं है। देखिए अमिताभ जी, मैं महाराज हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है भाई साहब। सत्तारूढ़ में भी आदमी की ना चले तो उसकी भी थूतू हो जाती है, विपक्ष को तो छोड़ ही दो। रत्नाकर जी गलत तो नहीं कह रहा, बात बड़ी व्यवहारिक है। थ्योरी में आप लोग काट सकते हो लेकिन व्यवहार में नहीं काट सकते मेरी बात। सही बात। जनता को इससे क्या लेना देना? बोले नहीं बराक ओबामा पर चर्चा करेंगे, आइए। वो कहेगा पागल हो गए हो, हमारा लड़का बंद हो गया, उसको छुड़ाने पर भाषण दे रहे हैं, कह रहे बराक ओबामा पे चर्चा करेंगे और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। गंगा जमुना, उसे ना गंगा से मतलब ना जमुना से मतलब। लड़का छूटेगा तो नेताजी जिंदाबाद, नहीं तो मुर्दाबाद, ये समझ लो। ठीक बात। त्रिवेदी जी, मुझे लग रहा है कि भाजपा को इस बात का भी लाभ मिल रहा है, नहीं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि हमसे कई नेता मिलते सभी पार्टियों के। मैं यहाँ उनके नाम नहीं लूंगा क्योंकि विश्वास एक रहना चाहिए और मैं कभी ऐसी गलती नहीं करता। वो मुझसे पूछते कि भाई साहब आप बताओ, अभी तो लंबा इन्हीं का चलेगा भाजपा का? हाँ भाई, मैंने कहा हाँ अभी तो लग रहा है कि इन्हीं का भाई मेजॉरिटी और सब ठीक ही है। तो बोले भाई साहब फिर क्या इधर ही कुछ देखें, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है क्षेत्र में। ये जो सेंस है ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं मिलता, रिलीज में भी नहीं मिलता, बड़े नेताओं के भाषण में भी नहीं मिलता, क्योंकि बड़े नेता को तो आने जाने के लिए चार्टर्ड है। तारिक खान, रत्नाकर और विजय के लिए समस्या है ना। वो तो आज भी पान खाने भी जा रहे हैं, चार्टर्ड से जा रहे हैं क्या? जब तक बंद नहीं होते, जेल नहीं जाते मान लो, तब तक तो चार्टर है ही। छोटा नेता आता है, वो पूछता है कि भाई साहब क्या करूं, पिछली बार चुनाव लड़ा था 2 करोड़ रुपया कर्जा हो गया, सोचा था विधायक हो जाएंगे, निपट जाएगा, अब क्या करूं, नहीं तो इधर ही कुछ कर लूं क्या? त्रिवेदी जी, ये व्यवहारिक सच्चाई है, मैंने गलती से बोल दी। अमिताभ जी देखिए, ये लाभ मिल रहा है आपकी पार्टी को? नहीं बिल्कुल, देखिए जो जनता को देखना था जनता देख चुकी है। करीब करीब 40 साल जो है वो कांग्रेस का एक छत्र राज देखा है जनता ने। उस समय क्या हुआ, जो आज सेकुलर बने हैं उन्होंने 84 में क्या किया, उन्होंने 93 में क्या किया, वो जनता देख चुकी है। बंबई में क्या हुआ वो जनता देख चुकी है। पाकिस्तान को हम दस्तावेज देखते थे वो देख चुकी है। अगर 70 साल बाद भी जनता गड्ढे खोद रही थी तो कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने नहीं किया, बहुत सी चीजें उन्होंने की हैं, लेकिन अगर 70 साल बाद भी गड्ढा खोद रही है जनता तो कुछ ना कुछ तो हुआ है गड़बड़। कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि साहब नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बनने का इंतजार कि एक साबुत सड़क बनेगी जिससे आप बिना गाड़ी का एक्सेल हाथ में लिए घर पहुंच जाएंगे, उसके लिए सरकार जनता को 55 साल इंतजार करना पड़ा। 2004 में नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनी। और पिछले 30 साल में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, हम सब लोग उत्तर प्रदेश के हैं, अगर हम 30 साल में उत्तर प्रदेश की बात करें तो 4 बार एक पार्टी को, 4 बार दूसरी पार्टी को, सांपनाथ और नागनाथ के बीच में सत्ता का परिवर्तन देखा है जनता ने। क्या हश्र हुआ उत्तर प्रदेश का, मुझसे बहुत बेहतर आप जानते हैं इस बात को। तो अब जनता ने देख लिया है कि साहब सुशासन क्या होता है। 26 दिसंबर 2022 का जो ये इंडिया टुडे का एडिशन है उसमें स्टेट ऑफ स्टेट्स में आया था कि 2021 और 2022 2 साल तक कंसिस्टेंटली मोस्ट इंप्रूव्ड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन उत्तर प्रदेश की है। आज 16% निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा, हाईएस्ट भारत में। तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। 70 साल बाद पहली बार एक मुख्यमंत्री को 2 बार चुना है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है। कांग्रेस के समय में आपको याद होगा 8-8 महीने 9-9 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना करते थे। ठीक है, ठीक है त्रिवेदी जी, जहां से बात समाप्त की त्रिवेदी जी ने, वहां पर एक बात मुझे याद आ गई, ये भी रेखांकित होना चाहिए। देश का सबसे बड़ा सूबा, विजय जी आप सुनो, तारिक भाई आप भी, आगे जरूर काम आएगा। देश का सबसे बड़ा सूबा जिसने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए, देश को पहला प्रधानमंत्री जिस सूबे ने दिया, उस सूबे में कांग्रेस ने अपने किसी मुख्यमंत्री को 5 साल पूरा नहीं करने दिया। तारिक खान, नोट करने वाली बात है,
क्या ये उत्तर प्रदेश के साथ न्याय था क्या? गोविंद बल्लभ पंत से लेके और पंडित नारायण दत्त तिवारी 89 में आखिरी मुख्यमंत्री, क्यों? उत्तर प्रदेश ने गुनाह किया था क्या? कहा जाता था कि गांधी परिवार गमले में पेड़ पौधा लगाता है, फिर उसकी जड़ें हिला के देखता कहीं जड़ तो नहीं पकड़ ली। ये सच्चाई है, जाके गूगल पे चेक कर लीजिएगा। गोविंद बल्लभ पंत जैसा नेता 5 साल पूरे नहीं कर पाया उत्तर प्रदेश में, क्यों? कोई तो वजह रही होगी, उस वजह में आज मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन दुख होता है देश के सबसे बड़े सूबे के साथ यह व्यवहार ठीक नहीं था। आपने पपेट की तरह मुख्यमंत्रियों को इस्तेमाल किया। मुझे याद है हेमंत नंदन बहुगुणा से इस्तीफा कैसे लिया था इंदिरा जी ने बुला के, 5 मिनट की मोहलत नहीं दी, उन्हें बाहर जाके लिख दो ना, यही लिखो। ऐसे तो डीएम पटवारी से भी बात नहीं करता। क्या सच नहीं है? सच है। अब मसला ये, मैं फिर उसी बात पर आता हूं। बीएसपी अकेले लड़े दुकेले लड़े, फैसला तो वही करेगी, मायावती जी करेंगी, दूसरा तो कर नहीं सकता। उसका लाभ किसको होगा, हानि किसको होगी, ये लगभग पिछले चुनावों में सारे चीजें सामने हैं। मेरे कहने से भी कोई अंतर नहीं पड़ जाता, ठीक? सारे अब तो चीजें अंक गणित में भी सामने आने लगी हैं, और अब तो एआई का इस्तेमाल होने लगा। पूरा सब कुछ जो जोड़ घटाना करने में पहले घंटों लगते थे, अब सेकंड्स में आ रही है चीजें। एआई के बाद ये आसानी है नहीं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, वो सारे नेता विपक्ष के जो ये कहते हैं कि हमको रात में डर लगता, कोई कहता शाम को लगता, कोई कहता सुबह लगता, कोई कहता दोपहर में लगता, उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। तारिक खान साहब, क्या अंग्रेजों से बुरा वक्त तो नहीं ना? क्या तब भी इस देश में लोग आजादी के लिए लड़े? क्या जिनको डर लगता है उनको किसने कहा आप राजनीति करिए? हर आदमी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, किसी ने कहा राजनीति करो? नहीं करो। ये तो वही बात हो गई कि पुलिस वाला ये कहे कि हमको बंदूक से डर लगता है, तो भाई आप पुलिस में क्यों आए? आप स्कूल में टीचर होते। लोहिया ने कहा था एक पांव रेल में एक पांव जेल में। कितने लोग जेल गए, और जो चले गए वो कांप रहे हैं, वहां रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, विलाप कर रहे हैं? नहीं। क्यों? ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने कमजोर लोगों के हाथ में राजनीति रहेगी तो कैसे राजनीति चलेगी? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, उसका इस्तेमाल करिए। इस देश में इमरजेंसी के खिलाफ भी लोग लड़े, तब। इसलिए मैं उन कमजोर राजनेताओं के साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता जो दिन भर एक ही रोना रोते हैं, विजय जी हमको डर लगता है, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है, हमको डर लगता है। मैं कहता हूं भाई नींद की गोली खाओ यार, सो जाओ, चिल्लाओ नहीं। क्यों राजनीति करते हैं आप? बोले बीजेपी वाले सबको डराते हैं। अच्छा, एक बात और खड़ी करता हूं, मेरी बात तर्क पर पूर्ण ना लगे तो टोक देना। जो अधिकार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के नाते हासिल है, वही अधिकार छत्तीसगढ़ में भूपेश जी को हासिल है, राजस्थान में अशोक जी गहलोत जी को हासिल है, तमिलनाडु में स्टालिन साहब को हासिल है, और बंगाल में ममता बनर्जी को। क्या आपने वहां कितने लोग जेल भेज दिए भाजपा के? बताइए ना लिस्ट। तारिक खान साहब, कभी आप लोग अपने INDI की बैठक में ही बातें नहीं पूछते कि भाई चिल्लाने से क्या होगा? आपने वहां क्या कार्रवाई की बताइए? सब राज्यों में भाजपा है ना प्रमुख विपक्षी दल। राजस्थान में तो कांग्रेस में फूट हो गई इसी बात पर कि वसुंधरा सरकार के मामलों की जांच नहीं करा रही कांग्रेस की सरकार। इसी बात पर तो राजस्थान में जूतों में दाल बटी ना। तब इस बात का उत्तर है किसी के पास?
सारे लोग चोर हैं, ये किसने कहा था? अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ना। अब अकाली और अमरिंदर यानी कांग्रेस और अकाली पंजाब को लूट लिए, ये कहा था ना। भगवंत मान जी की सरकार बने इतना टाइम हो गया, ना तो बादल परिवार से कोई जेल गया, ना अमरिंदर सिंह के परिवार से कोई जेल गया। तारिक खान साहब, ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। क्या चुनाव में तो आप करे थे ये लोग भ्रष्ट हैं, अब कोई जेल नहीं गया। ये नहीं चलेगा। देश में परिवर्तन सिर्फ इतना आया कि थेतरई कम हो गई, जनता थेतरई स्वीकार नहीं करती। आपने कहा फला भ्रष्ट है, इनको जेल भेजिए अगर जब आपको ताकत दे। ये कहना कि हमारे यहां छापा मत डालो, जो लोग ये कहते हैं, मैं बहुत अदब से कहूंगा, जो लोग भी पब्लिक फोरम पर आकर ये कहते हैं कि हमारे यहां छापा क्यों डाला जा रहा है, जनता समझती है इनकी दाल में काला है, तभी ये छापे से डर रहे हैं। तारिक भाई, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं। हमसे भी लोग मिलते हैं जनता के, वो कहते हैं भैया ये तभी डर रहे हैं, हम समझ गए माल कमाया है। क्या? और सच्ची बात है, जिसको कर नहीं उसको डर काहे का? कर्पूरी ठाकुर जैसा नेता हो, उसके यहां पूरे विश्व भर की एजेंसी भेज दो, क्या बिगाड़ेंगी? क्या बिगाड़ेंगी? लेकिन जब आपके पास चलने के लिए मोपेड भी नहीं हो, क्या, और जहाज पे उड़ने लगो, तो फिर तो जांच पड़ताल के दायरे में आओगे? नहीं आओगे। 15-15 एकड़ में घर बना लिए नेताओं ने, विजय जी, और वो भी कह रहे जांच ना कराओ हमारी कोई। क्या? ऐसे घर बनवा लिए जिनमें हेलीपैड भी है अंदर ही। क्या? जहाज अंदर ही उतर जाए, जैसे हम लोग अपनी साइकिल और स्कूटर पार्क कर देते हैं घर के अंदर। तारिक खान, वो भी कह रहे हैं कि हमारी जांच नहीं होनी चाहिए। क्यों? बोले हम जनता के सेवक हैं। जनता रह रही झोपड़ी में, सेवक ने 15 एकड़ में महल बनवा लिया। कोई बता रहा था कि उसमें 55 कमरे हैं। क्या? और सब 5 स्टार टाइप के। तो जांच होनी चाहिए, जांच में क्या बुराई? आप इनकी जांच कराओ, ये आपकी कराएं। मैं तो कहता हूं जांच को डबल तेज कर दो, ईडी में और भर्ती करो त्रिवेदी जी, ईडी सीबीआई में डबल भर्ती करो और सबकी जांच करो, और बाकी जो लोग जहां सरकार में हैं वो भी यही काम करें। देश में पवित्रता आ जाएगी। कुछ को आप सीधा कर दो, कुछ को आप सीधा कर दो, सब सीधे हो जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे, देश खुश हो जाएगा। लेकिन ये मत कहिए कि हमारी जांच ना कराओ। मुझे वो नेता पसंद है जो कहे मेरी चाहे जो जांच करा लो, किया नहीं तो डरूंगा नहीं। वो नेता भारत को चाहिए। धन्यवाद।